बस एक गुजारिश है कि जब सेशन चल रहा हो बीच में प्लीज अपनी सीट ना छोड़ें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ये गुजारिश है, प्लीज इसको देखिए। थैंक यू। शांति हो जाए। हेलो, शुक्रिया रोहित। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनका परिचय रोहित करा चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नेता। इसलिए सबसे अच्छा पैनल है ये जिसमें आप बता पाएंगे कि वाकई जो कह रहे हैं सर वो हुआ है या नहीं हुआ है। मुख्तार भाई, मैं पहले आपसे ही शुरू करता हूँ। मुख्तलिफ मंत्री आए हैं सुबह से और सरकार के जो कामकाज रहे हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं। जो इस देश के अल्पसंख्यक हैं उनके लिए बीते 4 सालों में क्या हुआ है और कितना हुआ है? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जो सबसे बड़ा हमारा संकल्प था कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सम्मान के साथ सशक्तिकरण और बिना भेदभाव के सशक्तिकरण, उसमें जो है वो अल्पसंख्यक भी, बहुसंख्यक भी, दलित भी, पिछड़े भी, समाज का हर जरूरतमंद तबका जिसको कि तरक्की की जरूरत है, जिस तक तरक्की पहुंचनी चाहिए, उसके लिए काम किया। अल्पसंख्यकों का जहां तक प्रश्न है, अल्पसंख्यकों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो शिक्षा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और शिक्षा और रोजगार के साथ सशक्तिकरण उनका हो, इसकी दिशा में हमने काम इन पिछले 4 सालों में, या आप कह सकते हैं कि 3.5 सालों में किया है। पहली बार है कि लगभग जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे बच्चियों को हमने स्कॉलरशिप इन 3-3.5 सालों में दिया है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, जिसका एक नतीजा हुआ है कि, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो साउथ और नॉर्थ के बीच में एजुकेशन है वो बहुत जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। अगर आप साउथ जाएंगे तो शिक्षा का स्तर अलग दिखाई पड़ेगा, नॉर्थ आते ही आपको लगेगा कि साहब, खासतौर से जो अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। लिटरेसी रेट साउथ का कुछ दिखेगा, नॉर्थ आते ही आपको जो है वो बहुत ज्यादा नीचे दिखाई पड़ेगा। और खासतौर से ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कियों का एक बहुत बड़ी तादाद में लगातार होता रहा। उसका मुख्य कारण आर्थिक भी था, सामाजिक भी था, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो हमने उसको फोकस किया कि हम ये जो ड्रॉप आउट रेट है खासतौर से बच्चियों का, इसको हम कम करेंगे। 72-73% ड्रॉप आउट रेट था लड़कियों का, उसको कम करके स्कॉलरशिप के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, अलग अलग अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग जो है 40-42% किया गया। उसके साथ जो है वो कौशल विकास के माध्यम से रोजगार और रोजगार के अवसर कैसे मुहैया हों, इसके लिए जो है वो कई योजनाएं हैं। सलमान भाई भी उस समय मंत्री रहे हैं, चाहे सीखो कमाओ हो, अभी इसके बाद हमने एक नई योजना शुरू की, गरीब नवाज कौशल विकास कार्यक्रम, उस्ताद है, और कई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमने रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया कराने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मजबूती से, प्रभावी ढंग से काम किए। ठीक है, तो मेरा एक सवाल ये है कि सर, अगर अल्पसंख्यकों के लिए बीते 4 साल में इतना कुछ हुआ, तो फिर आर्क बिशप को ये चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी कि हर फ्राइडे जो है आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर गाइए, ताकि आने वाली सरकार जो है वो बेहतर हो? देखिए, प्रेयर करने का तो संवैधानिक अधिकार सबको है। हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र नहीं, लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी में पहली लाइन लिखी और संकट के दौर से देश गुजर रहा है, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी चिट्ठी पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और वो एक धार्मिक गुरु हैं या धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार के लिए जो विकास का मसौदा है वो वोट का सौदा नहीं है। हमारे लिए विकास को हम वोट की नजरों से नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, इधर विकास करो, इधर नहीं करो, इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में नहीं जाओ। हम जो है वो जब समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से हम सभी लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे, बिना भेदभाव के। इस चिट्ठी में आपको राजनीति दिखती है? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा कि प्रेयर करो, माहौल ठीक, प्रेयर करके
बेहतर सरकार लाओ, तो अब ये तो नहीं कहा कि जो अभी सरकार है वो बेहतर नहीं है। तो सरकार का मतलब तो ये कोई और सरकार बेहतर और ये सरकार रहेगी तो और देश का बेहतरी होगी। सलमान भाई, आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम हुआ है जैसा सर कह रहे हैं, और उस चिट्ठी को आप किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, जहां तक काम और आंकड़ों का प्रश्न है, उसमें मैं समझता हूं कि नकवी साहब जो हैं वो मुझसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उनके पास रोज हर जगह से फीडबैक आता है, कहाँ क्या काम किया है, कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर एक 10-15 वर्ष के आंकड़े देखें तो कहीं पर विस्तार हुआ है, किसी स्कीम को लेकर एक व्यापक जाल फैलाया गया है। मैं समझता हूं कि शायद ये कहना संभव नहीं होगा। लेकिन सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि आंकड़े कितने हैं, पहले क्या था, आज क्या है। वो अपनी जगह है और उसका अपना महत्व होता है, और उस हद तक उन आंकड़ों की बुनियाद पर ये कह सकते हैं, नकवी साहब कह सकते हैं कि हमने ये काम किया है और इनका अधिकार बनता है, हक बनता है। एक व्यवस्था के साथ साथ इस समय रोक रहा हूं, माइक में कुछ गड़बड़ी, हम आपको दूसरा माइक दे देते हैं, माफी चाहूंगा। देखिए, लगते सब एक से हैं, लेकिन जहां गड़बड़ी होती है वो अलग से पता चल पाती है। इनका भी हाल नेताओं जैसा है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ नेताओं में बदल सकते हैं, आप यहाँ बदल नहीं सकते जी। तो मैं कह रहा था कि एक व्यवस्था का प्रश्न है और एक वातावरण का प्रश्न है। और वातावरण में कहने को जो आपने कहा और बार बार दोहराया गया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें कितने सच्चे मन से उसे लागू करने का या उस सोच को आगे तक पहुंचाने का एक संकल्प है कि नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हो सकता है कि बहुत कुछ सही करने पर भी जो उपभोक्ता हैं वो बैठकर सोचते हैं कि ये सही नहीं हो रहा। अब हम ये मानते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, यूपीए 2 में, यूपीए 1 में बहुत अच्छे काम किए हमने, लेकिन जब चुनाव की घड़ी आई तो चुनाव में हमें वैसा व्यवहार नहीं देखने को मिला मतदाता का जो हम अपेक्षा करते हैं अच्छा काम करने पर मिलेगा। उसका क्या कारण है, इसकी समीक्षा हम अलग करेंगे। लेकिन आज अगर देश में, और एक पत्र का आपने उल्लेख किया, लेकिन पत्र ही नहीं, पत्रकारों से पूछ लें, आम जनता से पूछ लें, वातावरण का खुद समीक्षा कर लें, तो ऐसा लगेगा कि बावजूद ये कहने के कि हमने बहुत कुछ किया है और हमने सबको एक बराबर की आंख से देखकर और सबको बराबर का एक सम्मान दिया है, ये समाज में दिखता नहीं। और ये समाज में नहीं दिखता इस हद तक कि कुछ लोग संकेत ये पा रहे हैं कि हम जो चाहे समाज में कर लें, हम पे कोई रोक नहीं है। और इस वजह से एक्सट्रीम तक जाकर बिल्कुल एक दूर इस हद तक लोग पहुंच गए कि अब सुरक्षित भी नहीं है अल्पसंख्यक। और ये आपको लगता है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? क्या आप उस कम्युनिटी से आते हैं? सलमान खुर्शीद को लगता है वो बाहर निकलते हैं तो आज सलमान खुर्शीद हमेशा सुरक्षित थे और रहेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है जो हम लोग यहाँ दिल्ली के इन गलियारों में रहते हैं। ये प्रश्न उनका है जो साधारण व्यक्ति जो बाजार में निकलता है, जो गांव में रहता है, जो खेत की मेंढ पर बैठा है, जो साधारण कार्य करता है, उसके साथ क्या हुआ और उसके आंकड़े गिनाने लगे तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन वो आंकड़े गिनाना भी मैं समझता हूं हम लोगों के लिए एक बहुत दुख का विषय है। मुख्तार भाई, ये कहना कि जो नीचे तबके के लोग हैं या जो बाहर लोग हैं उनको ये सुरक्षा महसूस नहीं हो रही, वो अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। देखिए, जो सलमान भाई कह रहे हैं ये कोई हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी जब 4 साल पहले सरकार में आए तो उसके लगभग 2 महीने 1.5 महीने के बाद ही से दिल्ली के राजनीति के गलियारे में अलग अलग जगहों पे असहिष्णुता का एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया था। और असहिष्णुता के साथ साथ अवार्ड वापसी
का भी अभियान शुरू हो गया था और तमाम लोग निकले। उन्होंने कहा कि साहब ये सन 1920 में अंग्रेजों ने हमें अवार्ड दिया था, मोदी जी वापस ले लो क्योंकि बड़ी असहिष्णुता हो गई है। तो ये जो कोई मोदी जी, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो मोदी जी इस देश में राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो सामंती जो उनका साम्राज्य है वही जो है रहना चाहिए या उनके रिमोट के पास सरकार रहनी चाहिए। अगर कोई और सरकार बन जाए, कभी चरण सिंह सरकार में आ जाएंगे तो उनको नहीं रहने देना है, कभी जो है मोरारजी देसाई सरकार में आ जाएंगे तो उनको कैसे गिरा दो जोड़ तोड़ करके, कभी जो है वो गुजराल साहब आ जाएंगे या कभी और कोई आ जाएगा, चंद्रशेखर जी आ जाएंगे, वीपी सिंह आ जाएंगे तो नहीं रहने देना है। तो ये कोई नहीं, ये सामंती सोच और सामंती मानसिकता है। तो इसलिए एक चीज बहुत हमें ईमानदारी के साथ समझना होगा कि जो आज एक तरफ परिवार तंत्र है और एक तरफ जनतंत्र है, तो जनतंत्र और परिवार तंत्र के बीच में इस देश में बहुत वर्षों तक रास्ते पे चल पड़ा है और परिवार तंत्र को ठुकराते हुए अगर कोई अखलाक मारा जाएगा, कोई पहलू खान मारा जाएगा, इस तरीके की लोग बात कहते हैं कि बीते 4 साल में ये टेंडेंसी बढ़ी है कि जहां पर मस्जिदें हों उसके पास से लोग तिरंगा लेकर निकलें और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं और प्रोवोक करें। बिल्कुल गलत है। क्या ये देखिए, ये मैं मानता हूं कि ये माहौल की बात वो कर रहे हैं। ये जो लोग करते हैं, इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, इस तरह के जो सिरफिरे लोग हैं, उनके साथ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। देखिए, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो डिस्ट्रक्टिव एजेंडे के माध्यम से डेवलपमेंट के एजेंडे को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि कोई भी सरकार होगी, चाहे वो हमारी हो चाहे इनकी हो या किसी और की हो, कोई भी सरकार होगी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि देश में अशांति हो, देश में अव्यवस्था हो, देश में सांप्रदायिक तनाव हो। और अगर देश में जो सहिष्णुता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव है, वो हमारे देश का डीएनए है। इसके लिए हम किसी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है और हमारा देश जो है वो एकता के रास्ते से मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ेगा इसी एकता और इसी भाईचारे की डोर से। लेकिन कुछ लोग इस ताकतें हैं जो कि आज चाहती है, अब जब देश में भागलपुर हुआ जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों, बेगुनाह लोग मारे गए, भिवंडी हुआ जिसमें हजारों की संख्या में जो दस्तकार थे, शिल्पकार थे, आज तक उबर नहीं पाए, मारे गए, मलियाना हुआ जहां पर कि जिंदा लोगों को ट्रक में भर करके और तालाब में फेंक दिया गया, तो उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। आज अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि इस मोदी जी के शासनकाल में जो कुछ आइसोलेटेड घटनाएं हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा जो कि 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना सांप्रदायिक दंगे चलते थे, उसे नहीं होने दिया गया। और ये बात इस देश के लोगों का क्रेडिट है, इसमें हमारी सरकार का क्रेडिट हम नहीं कह रहे हैं। हमने जो है वो एक सद्भाव का माहौल बनाने की कोशिश की, बराबरी का एहसास कराने की कोशिश की। जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से, जो पॉलिटिकल प्रेजुडिस माइंडसेट से जो लोग सोचते हैं वो तो उनको देखिए करना है विरोध। सलमान भाई, आप इस पर रिस्पॉन्ड भी कीजिए। और आपने भी अपने एक भाषण में ये माना था कि कांग्रेस पार्टी के दामन पर भी मुसलमानों के खून के धब्बे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जब थी तब मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अब ये बीते 4 साल में शुरू हुआ है। तो जो मुख्तार भाई कह रहे हैं उसमें एक बात ये भी है कि जो बीते कई सालों में हुआ और अभी को आप कंपेयर कीजिएगा तो उसमें आपको कमतर स्थिति दिखेगी कि अभी संख्या कम हुई है दंगों की या जो घटनाएं। देखिए, दंगा हो, कहीं हिंसा हो, जो भी सरकार में होता है उसको कुछ ना कुछ अपना दायित्व समझते हुए उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर हमारे समय में कोई कुछ हुआ जिस पर हम अंकुश नहीं लगा सके, उसके बहुत सारे कारण हैं और एक एक रिपोर्ट निकाल के देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो धब्बे इनके दामन पर नहीं थे। लेकिन जो हुआ सो हुआ और उसकी जिम्मेदारी हम पर रही। और आज हम सरकार में नहीं हैं। आज अगर हम सरकार में नहीं हैं तो जो भी हमारी कार्यशैली थी, हर एंगल से अगर उसको देखें
तो जनता ने ये माना और ये समझा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हम लाएं, क्योंकि वो एक अच्छा विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी का, या जो कांग्रेस का गठबंधन था। और ये आज भी उसी बात को खोल के बैठे रहे कि ये हुआ था, ये हुआ था। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज क्या हो रहा है। तो इधर उधर की ना बात नहीं सर, लेकिन लोग सवाल तो करेंगे ना कि जो इस देश का पैटर्न रहा है कि ये होता आया है, आपके समय में जब हुआ तो कितने लोगों ने अवार्ड वापसी की? इसका जवाब देता हूं। अवार्ड वापसी क्यों नहीं हुई बताता हूं। अवार्ड वापसी किसी को करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये उनका अपना निर्णय है और वो अपना फैसला करें। ये जरूरी नहीं कि हम बैठ के ताली बजाएं कि आपने अवार्ड वापस किया तो वो अच्छा किया। अंतर सिर्फ इतना है कि हिंसा होती है और हिंसा बुरी चीज है और उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हिंसा के बाद वीडियो बने और लोग फिर दिलेरी के साथ ये कहें कि ऐसा और होगा और हमने ये इसलिए किया है कि अब हम परिवर्तन ला रहे हैं इस देश में। जब ये दलील पेश की जाती है और ये नारे लगाए जाते हैं और जहां कहीं कोई चर्चा में, बहस में कहीं पर बैठे तो कोई खड़े होकर ये कहता है कि आप लोग पाकिस्तान चले जाएं, तो फिर कैसा वातावरण बनता है। उसके बाद आप कितना विकास कर लेंगे और विकास को बचा सकेंगे जब आप सामाजिक एकता में ही ऐसी एक खाई बना देंगे, खाई डाल देंगे कि फिर हम एक समाज रहेंगे नहीं। मुख्तार भाई, ये तो आप मानेंगे, ये बात बहुत कॉमन है और सरकार के तरफ से लोगों ने, मंत्रियों ने भी कही कि अगर आपको नहीं पसंद है तो पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, देखिए क्या है कि हिंदुस्तान का कोई जो मुसलमान है वो कोई पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया नहीं है कि कोई हिला देगा और भाग के उड़ के भाग जाएगा। तो आपके मंत्री क्यों कहते हैं? देखिए जो लोग कहते हैं या जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो बात अभी सलमान भाई ने कही कि वीडियो बनाओ ना करके दिखाते हैं, ये कोई बीजेपी या कोई बीजेपी की सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये उसी तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। अगर आपकी सरकार आएगी वैसे ही उस समय भी करेंगे, इस समय भी करेंगे। हमें ये लगता है कि गिरिराज सिंह ने कहा कि जिनको नहीं पसंद है पाकिस्तान चले जाइए। गिरिराज सिंह आज भी आपकी सरकार में मंत्री हैं, आप अल्पसंख्यक सरकार मामलों के मंत्री हैं। आपने क्यों नहीं मोदी जी से कहा कि इसको हटाइए, इससे अविश्वास फैलता है, लोग इनसिक्योर फील करते हैं। इनकी सरकार में बहुत से ऐसे महामंत्री नहीं थे, महामंत्री थे। माननीय क्या नाम है उनका, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं आजकल, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर और कई थे। तो अब मैं तो उनसे नहीं पूछ रहा। सर, लोगों ने इनको हटा के आपको इसीलिए जगह दी ना क्योंकि इनसे नाखुश थे। आप ये कहकर तो नहीं बच सकते कि इनके से मंत्री भी ये कहते थे। कोई भी, हम जो सामाजिक सद्भाव है, भाईचारा है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को हम किसी भी रूप में, किसी भी तरह से न टूटने देंगे और न कमजोर पड़ने देंगे। जो कुछ भी घटनाएं फ्रिंज एलिमेंट्स के जरिए होती हैं, बार बार खुद प्रधानमंत्री जी ने बार बार, ये होता है ना प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, पार्लियामेंट के बाहर बोला, बार बार उन्होंने ये बात कही है कि इस तरह के जो लोग बोलते हैं ये जो है वो हमारे जो विकास का एजेंडा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे एक चीज और बताइए, क्या जो विपक्ष का ये सिलेक्टिव आउटरीच है इसकी वजह से विपक्ष को और नुकसान हुआ है और एक ध्रुवीकरण ज्यादा हुआ है? जब लोग अवार्ड वापसी करते हैं कुछ मुद्दों पर, जैसे पिछले 4 साल में ये घटनाएं हुई हो तो लोगों का विश्वास कम होता है। जब पश्चिम बंगाल में लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, वहां पर जो हालत है हम देख रहे हैं और उसको लेकर कोई बात नहीं होती, कोई हंगामा नहीं होता, कोई अवार्ड वापसी नहीं होती, तो लोगों को लगता है जो बहुसंख्यक समाज है उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है और उसको बचाना है तो बीजेपी की जरूरत है। देखिए, अवार्ड वापसी हो या ऐसी कोई कार्यक्रम हो, जेएनयू में रहा हो, किसी और यूनिवर्सिटी में रहा हो, वो कांग्रेस पार्टी का तो कार्यक्रम नहीं था। और यहां तो आप ये कह रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं। आज तक सख्त कार्रवाई होती नहीं दिखी है। और मैं एक बुनियादी बात आपको बताता हूं, हमारे समय में, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे समय में दिल्ली में इन्हीं गलियों में बहुत सारे बच्चे निकल कर आए थे एक प्रोटेस्ट मार्च में या आके सर्दी में कई हफ्ते तक बैठे रहे थे क्योंकि यहां पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सबको हिला दिया था और बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन बच्चे निकले थे, लोग नौजवान निकले थे ये कहने के लिए कि ये
ये जो हुआ है ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, और विरोध उन सब का करते हैं जो इसमें इस वक्त नपुंसक बनकर बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, वातावरण बदला तो कठुआ में उससे ज्यादा घिनौनी एक घटना घटती है, उससे ज्यादा घिनौनी घटना घटती है, और वहां पर कौन निकलता है, वहां पे लोग निकलते हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी। सर यही सरकार तो कानून भी लाई ना कि अगर आप 12 साल तक की बच्ची का रेप कर रहे हैं तो आपको फांसी होगी, वो आपकी सरकार तो नहीं ला पाई। देखिए फांसी से काम नहीं चलता है। फांसी जब पहली फांसी हो जाएगी तब वो लोग मानेंगे कि फांसी हुई है। फांसी से काम नहीं चलता है, काम चलता है बात इंटेंट की है सर, इंटेंट दिखाया इन्होंने। की बात है, और मेरा आरोप इन पर और इनकी सरकार पर यह है कि करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के हालात पर कितने ट्वीट किए सर? क्या पश्चिम बंगाल में हालात ठीक है आपको लगता है? देखिए अब दुख को आप ट्वीट से जोड़ रहे हैं सर, हम लोग जोड़ते हैं। अभी हर चीज पे पीएम ने ट्वीट किया या नहीं किया। आज सुबह से कांग्रेस के कई नेता है वो पूछ रहे हैं कि इस चीज पर पीएम नहीं करते, उस पर करते हैं। इसलिए कि पीएम की आदत है हर चीज पे ट्वीट करने। राहुल जी भी आजकल करते हैं। नहीं, उनकी आदत चैलेंज दे रहे हैं पीएम को। आप ये कह रहे हैं, वो चैलेंज इसलिए दे रहे हैं कि वो पीएम क्योंकि ट्वीट की दुनिया में रहते हैं, इसलिए राहुल जी ने अब पीएम को ट्वीट पर। आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल में हालात ठीक हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल में हालात सही नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत जगह हालात सही नहीं है, तमिलनाडु में हालात सही नहीं है, लेकिन हमने नहीं सुना कि तमिलनाडु पर कोई एक्शन होगा, कि तमिलनाडु पे कोई कार्रवाई की बात होगी या वहां प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात होगी। हमने ये नहीं सुना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार में बैठे कोई व्यक्ति या सरकार में बैठा कोई नेता भारत में हर चीज जादू की छड़ी से ठीक कर सकता है, लेकिन संवेदनशीलता तो होनी चाहिए। ये तो आदमी को तैयार रहना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा होता है जिस पर हम असहाय बन जाते हैं या हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वहां कम से कम हम दूसरों से बात तो करें। ठीक है। हर चीज को राजनीतिक विवाद का एक प्लेटफॉर्म बनाना मैं समझता हूं सही बात। सर, चूंकि आप मेरे साथ इस मंच पर हैं, मैं आपसे 2 सवाल जल्दी से और पूछना चाहता हूं। एक तो कई लोग ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो सरकार बच पाई या बन पाई कांग्रेस की, उसमें विधायकों की वजह से कम और 3-4 वकीलों की वजह से ज्यादा उनका योगदान है। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव लाती है सीजेआई के खिलाफ, दूसरी तरफ उसी न्यायालय की तरफ रुख करती है, और जब अपने मनमाफिक फैसला आता है तो वो उसकी सराहना भी करती है। क्या ये उचित? अंग्रेजी की कहावत है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और इसमें अगर कुछ वकील थे जो ये मानते थे कि एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए भारत के चीफ जस्टिस पर, तो कुछ वकील ऐसे भी थे कांग्रेस के जो मानते थे कि ये उचित कार्रवाई नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। और आज मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये सीधा संकेत तो दिया है कि जो संकेत जिसको विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस विश्वास पे खरा उतरेगा। और मैं समझता हूं कि हम सब ने मिलकर, जिन्होंने उस समय सवाल उठाया या उन्होंने सवाल नहीं उठाया, सब ने मिलकर स्वीकार किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत में डेमोक्रेसी को बचाने। एक आखिरी सवाल, क्या 2019 में राहुल गांधी वर्सेस मोदी की बजाय प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी ज्यादा आपके लिए अनुकूल होगा? देखिए, मैं तो ये पूछूं कि क्या हमारे लिए अनुकूल ये होगा कि मोदी जी ना हो, वहां पर नकवी जी हो, वो ज्यादा अनुकूल होगा हमारे लिए, वो बेहतर रहेगा? ये सवाल पार्टियों के अंदर के सवाल हैं कि कौन लीडर है, पार्टी अंदर से तय करती है, क्या व्यवस्था सही है, पार्टी अंदर से तय करती है, और जो सामने होता है उसी को मानना पड़ता है। आज हमारे नेता राहुल जी हैं, इनके नेता मोदी जी हैं, तो ऑब्वियसली आज आमना सामना है तो मोदी जी का और राहुल जी का आमना सामना है। हमारी नीतियों का, हमारी सोच का, इनकी नीतियों का और इनकी सोच का, ये दोनों आमने सामने रहेंगे। 2019 में जनता देखेगी और जनता फिर अपना निर्णय सुनाएगी। ठीक है। देखिए, 2019 में पहली बात तो ये प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी खाली है नहीं। क्योंकि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, और उसके साथ ही साथ इन पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और जरूरतमंद इंसान के विकास के लिए ईमानदारी के साथ जो काम किया है वो काम बोल रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी या जो और भी ये पूरा भानुमति का पिटारा इकट्ठा हुआ है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुनबा जोड़ा, तो वो तो ठीक है, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो है वो इनको इस बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मोदी जी के काम
मोदी जी के नेतृत्व से ये अकेले लड़ नहीं सकते। इसलिए जो है वो एक ऊसर जमीन पर सियासी फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए नाम कई प्राइम मिनिस्टर के आएंगे, मायावती जी कहेंगे हम भी है प्राइम मिनिस्टर, अखिलेश यादव जी कहेंगे हम भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, अभी जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी हैं, तो राहुल गांधी जी भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो लाइन है लंबी। ठीक है, देखिए आप कह रहे हैं पीएम की कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन हम लोगों को कुर्सी खाली करनी होगी। अगले मेहमान पीयूष गोयल जी आ गए हैं। ट्रेनें कितनी भी लेट चलें, लेकिन हम मंत्री जी को लेट नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों। बहुत बहुत शुक्रिया।